हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस डायमेंशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शंस। अगर बिजनेस डायमेंशन की बात करें तो कहता है कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस में लगभग 5 मॉड्यूल इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से आपके पास मॉड्यूल्स हैं इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड द पॉलिटिकल। ये सारे मॉड्यूल्स की बात करें तो ये सारे मॉड्यूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एकम्प्लिश करने के लिए। और अगर कोई भी अचीवमेंट ट्रेडिंग कंसर्न से हम लोग कुछ इन्हांस करना चाहते हैं तो वहाँ भी ये पांचों मॉड्यूल्स डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरी बिजनेस can profit from being informed of these dimensions rather than being unbiased in them। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हर एक बिजनेस में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे इन सारे डायमेंशन को यूज़ करके ही हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट बेस्ड कोई इंफॉर्मेशन की बात हो तो हम लोग वो सारा काम हम लोग वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो बेसिकली आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट के आपके टोटल मॉड्यूल्स यहाँ पे हैं। अगर हम देखें तो सोशल एनवायरनमेंट आपके पास है, मॉड्यूल कह लीजिए, एनवायरनमेंट कह लीजिए, आप इसके टाइप्स कह लीजिए, जो भी आप कह लें। तो यहाँ अगर हम देखें तो सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर बिजनेस डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो कहता है कि ये 5 पे बहुत हद तक बेस्ड है हमारा कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब अगर हम लोग शुरुआत करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं अलग अलग। तो अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ हम लोग देखें कहता है कि द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन इज टू सी इज एट राइजिंग प्राइस इन इकोनॉमी इट इज द स्टेट ऑफ बूम वेयर बिजनेस इज फ्लोरिशिंग and everyone is earning good amount of money which result in the increase in purchasing power of the consumer. This means that producer is able to sell his commodity at the high price in the market, whereas in a state of depression in the economy the purchasing and investing power of the customer fall down. सिंपली अगर हम लोग समझ सकें इन्फ्लेशन को तो कहता है कि इन्फ्लेशन इज टू सी एज राइजिंग प्राइस इफ द इकोनॉमी इज इन द स्टेट ऑफ बूम। अगर इकोनॉमी मेरा अगर बूम पे है तो हमारा प्राइस जो है वो राइज करेगा, प्राइस हमारा बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम कहें कि अगर हमारा बिजनेस फ्लॉरिश हो रहा है ना, हर एक लोग अगर गुड अमाउंट अर्न कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर के परचेजिंग पावर को ये इंक्रीज करेगा। And the next point is demand and supply. In this point, we can see when business identify profitable opportunity, they are observing the existence of a potential demand for the product and business which can foresee potential profit, have an incentive to increase production. In the second point, I mentioned demand and the supply of a commodity in the market influence the business environment enormously. This factor is based on the demand of a commodity in the market and the producer's ability to produce it on time. Basically हम लोग बात करें तो डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड ये हमारा पोर्शन है जहाँ पे जितनी हमारी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे गुड्स, हमारे प्रोडक्ट्स का हम लोग सप्लाई करेंगे मार्केट में। अब हम लोग अगर देखें कहता है डायमेंशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज द इकोनॉमिक पॉलिसीज। इन दिस वी हैव द 3 पॉइंट where first point mentioned where I mentioned first point government seek out to control
द बिजनेस एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू मीट अ रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है। क्यों करती है, तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है उस सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, दिस इंक्लूड स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, लोकल स्टेट एंड नेशनल पॉलिसी अफेक्ट द प्लानिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस डीपली। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो स्टेबिलिटी और प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको देख सकते हैं। हेल्थ और सेफ्टी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए पॉलिसीज की, तो ये पॉलिसीज लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी हमारा ऑपरेट कर सकता है। इसी के साथ अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो कहता है कि थर्ड पॉइंट में इकोनॉमिक पॉलिसीज आर ड्राफ्टेड टू डायरेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राफ्ट करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो इसके अंदर हो सकता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, etc। मतलब जो भी हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड, उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारे हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सेकंड मॉड्यूल या सेकंड बेनिफिट आप कह लीजिए, तो कहता है ये सेकंड है आपका सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग आपके पास सब टॉपिक्स हैं, जहाँ पे सबसे पहला आपके पास कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें कल्चर एंड ट्रेडिशन में, तो कहता है कि इंडिया में कल्चर और ट्रेडिशन के इन्फ्लुएंस से भी हमारे पास बहुत सारे बिजनेस की मेजोरिटी। ट्रेडिशन की बात अगर हम करें तो ट्रेडिशन मीन्स द सोशल प्रैक्टिस दैट हैव पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अगर हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की बात करें तो वहाँ पे हम लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। सपोज अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लें तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, ट्रेडिशनल बिहेवियर हम लोगों का होता है। जैसे दीपावली में हम लोग बेसिकली मिट्टी के दिए जलाते हैं, है ना। क्रिसमस पे भी अगर हम देखें तो हम लोग कैंडल जलाते हैं। ईद की बात करें तो ईद में भी हम लोग ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो इन सारे फेस्टिवल से इन्फ्लुएंस्ड होके हम लोग कल्चरल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। अब ये सारे फेस्टिवल्स क्या प्रूव करता है, तो ये सारे फेस्टिवल प्रूव करता है प्रॉफिटेबल पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, स्वीट, ग्रीटिंग्स कार्ड एंड रेस्टोरेंट बिजनेसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कहता है कि बिजनेस शुड प्लान इट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ द कंट्री। अगर आप बात करें सपोज अगर हम लोग दीपावली को लेके चलते हैं, दीपावली में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, हर एक चौक चौराहे पे ये मिलता है। तो क्या ये हर वक्त मिलता है, पूरे साल मिलता है? नहीं, ये पूरे साल नहीं मिलता है। तो ये ट्रेडिशन और सोशल प्रैक्टिस से बिजनेस हम लोग वहां पे प्लान करते हैं। नेक्स्ट सब पॉइंट है सोशल ट्रेंड्स। सोशल ट्रेंड्स का क्या मतलब है, तो सोशल ट्रेंड्स इन अ सोसाइटी आर प्रोपोर्शनल टू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। द एग्जांपल ऑफ द सोशल ट्रेंड इज हेल्थ एंड द फिटनेस। अब द प्रोडक्ट सच एज डाइट फूड, डाइट ड्रिंक, फिटनेस सेंटर हैव गिवन न्यू फेस टू द इंडस्ट्री ऑफ हेल्थ फिटनेस। अगर हेल्थ फिटनेस की हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, हम लोग डाइट फूड्स लेते हैं, डाइट ड्रिंक्स लेते हैं, फिटनेस सेंटर हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सारे अगर हैं तो हम लोग कह सकते हैं इन सारों को कि ये नया फेस है हमारे पास इंडस्ट्री में, किस चीज़ के लिए, हेल्थ और फिटनेस के लिए। नेक्स्ट वन इज अ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो कहता है कि इट इंक्लूड द लॉ पासेस बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द डिसीजन rendered by the various commissions and agencies at every level of the government। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो सकता है, तो कोई भी लॉ अगर पास होता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, जहाँ पे अगर डिसीजन की बात करें जो अलग अलग कमीशंस और एजेंसीज के लेवल की होती है जो गवर्नमेंट पास करती है, वो हम लोग लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। जैसे सपोज अभी कोविड-19 हम लोग देख रहे हैं, तो कोविड-19 में हम देखें तो यहाँ पे एक लीगल डिसीजन लिया जाता है कि दुकानें रोज नहीं खुलेंगी, अल्टरनेट खुलेंगी, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से खुलेगी। सपोज अगर आज मंडे है तो आज लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी, नेक्स्ट डे
राइट साइड की दुकानें खुलेंगी और यही कंटिन्यू होते चला जाएगा। तो ये सारे जो भी लॉज पास होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन को प्रोसेस करने के लिए, वो हम लोग लीगल इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम लोगों को सक्सेसफुली बिजनेस प्रोसेस करना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को उस लीगल इन्वायरमेंट के उस लॉज को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे हर एक बिजनेस को प्रॉफिट हो सके, हर एक कैटेगरी के लोगों को प्रॉफिट हो सके इससे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें थर्ड मॉड्यूल, तो यह है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो कहता है कि द प्राइमरी फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द साइंटिफिक फील्ड एंड न्यू इनोवेशंस being introduced in the market for improving the quality of goods and services and techniques for operating business more effectively known as technological factor in the business environment। अब टेक्निक के हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग किस तरीके से बिजनेस को हम लोग और ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं, हम लोग किस तरीके से बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे सर्विस को और अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी की, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जोमेटो से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से हम लोग कुछ कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से हम लोग कोई भी गुड्स हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग कुछ इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब हम लोग अगर देखें तो टाइम टू टाइम हम लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ है, शिप कब हुआ, कब हमारे पास पहुँचेगा, ये हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर हम लोग जोमेटो या कहीं से भी हम लोग इस तरह के किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अगर हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, फूड आइटम्स अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हम लोग उसका लाइव लोकेशन हम लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग ये क्या हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग बिजनेस को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट वन इज योर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में देखें तो कहता है दिस फैक्टर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर सच एज political stability and peace in the country, the foresight of the ruling party and its perspective towards the business, as it decides what is the ideology of the party which is dominant in the country. For example, after globalization, India let foreign companies enter Indian market for giving a boost to different industry such as food processing industry and the technological industries। ये सारे अगर हम लोग बात करें पॉइंट्स की तो अलग सी बात है। अगर अब हम देखें तो अगर रिसेंट हम लोग देखें तो नया स्लोगन एक आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आत्मनिर्भर भारत। तो व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत के थ्रू क्या हो सकता है? इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो फोर्स कर रही है, वो आपको पावर दे रही है कि भाई अब जो कुछ भी आपको मैन्युफैक्चर करना है, जो कुछ भी आपको बिजनेस प्रोवाइड करना है, आप खुद से करिए, अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सब कुछ खुद से करिए। मतलब कि बाहर की चीज़ों को यूज़ ना करें। अगर बाहर की चीज़ों की आदत है तो उसी के हिसाब से उसी से मिलता जुलता हम लोग कुछ खुद का अपने कंट्री से हम लोग इंडियन हम लोग डेवलप करें। तो अगर हम लोग उस चीज़ को देखें तो वो आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। अब अगर इस स्लाइड की बात करें जहाँ हम लोगों ने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लिखा है, तो इस स्लाइड में हम देखें कहता है कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंडिया के कंट्री के पीस के लिए हमारे पास यूज होता है, वो सारे हम लोग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर रख सकते हैं। अब और इसके अंदर क्या हो सकता है, कहता है फोर साइड ऑफ द रूलिंग पार्टी का फोर साइड और इसके पर्सपेक्टिव जो है बिजनेस के, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। आगे अगर देखें कहता है कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी विच इज डोमिनेट इन द कंट्री। अब पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है जो कंट्री में डोमिनेंट है, कैसे वो आपका काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन के बाद अगर हम लोग देखें तो फॉरेन कंपनीज का और जो भी देखें अलग अलग इंडस्ट्रीज का उसने किस तरीके से बूस्ट किया है। बेसिकली अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें या फिर टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री की बात करें, वैसा एग्जांपल मैंने इस स्लाइड पे प्रोवाइड किया है। और अगर कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री सच एज व्हाट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आउटलुक ऑन बिजनेस सेक्टर। मतलब बिजनेस सेक्टर में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो बिजनेस सेक्टर में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो हैं आपके कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री।
फर्स्ट, सेकंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, थर्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, फोर्थ पॉलिटिकल आउटपुट। ठीक है, अब ये सारे क्या करेंगे, तो इन सारे की मदद से कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हम लोगों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट और लास्ट की बात करें, फिर से हम लोग अगर लीगल एनवायरनमेंट अगर देख लें यहाँ पे, तो कहता है कि लीगल एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है, तो कोई भी हम लोग लॉ अगर पास कर सकते हैं गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट का जजमेंट हो, जो कोई भी डिसीजन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो लोकल लेवल का लॉ हो सकता है, सेंट्रल लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है, उन सारों को हम लोग को फॉलो करना है। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल नॉलेज इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कोई भी लीगल नॉलेज को समझने के लिए हमारे पास बिजनेस और इंडस्ट्री का स्मूथ फंक्शन होना बहुत जरूरी है। Next point is here that the understanding the legal environment by business houses help them not to fall in the legal tangle. The legal environment include the various law like Companies Act 2013, Consumer Protection Act 1986, political related policies relating to license and approval, policies related to foreign trades etc. तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल 5 इन्वायरमेंट अगर ऐसे हैं जो इस मॉड्यूल को, इस एरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी अगर आपके पास डाउट है, तो आप सीधे सीधे आप कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक यू।